हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा एंड यू आर वाचिंग नेहाज बायोलॉजी। जैसे कि आप सबको पता है, CSIR नेट लाइफ साइंसेज का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है। इसकी नोटिफिकेशन अभी ही CSIR की वेबसाइट पे आई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लें एक बार, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम साथ साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मेन वाले हैं वो भी क्लियर करते रहेंगे, और साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियोस भी आएंगी आपके एग्ज़ाम तक। तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देखना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कशन की है, और ये कौन से क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बट पार्ट बी मेनली यहाँ पे है। तो मेरे पास क्वेश्चंस पार्ट बी के हैं, सी के नहीं हैं। तो मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं सी के डिस्कशन से रिलेटेड, और भी आएंगी, बट अभी बी पे हम फोकस करते हैं और चलो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज़, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस याद रखना 2024 के हैं, तो अभी 2025 चल रहा है, तो पिछले साल के ही हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर आ सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से समझ लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि आपको बोला गया है एक प्लांट है जिसे वाटर नहीं किया गया फॉर 7 डेज। मैं एक बार पेन ले लूँ और फिर हम शुरू करते हैं। सो एक प्लांट है जिसे वाटर नहीं किया गया फॉर 7 डेज, डे 1 टू डे 7 की बात हो रही है। लीफ और रूट का वाटर पोटेंशियल जो है उसे मेजर किया गया एवरी 2 आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टिल डे 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू हैपन। तो सबसे पहली चीज़, जो भी आपके नेट के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसके अंदर ज़्यादातर इस तरीके से बोल्ड करके, हाईलाइट करके, मतलब कुछ लिखा हुआ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो प्लांट को वाटर नहीं दिया गया है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सी चीज़ नहीं हो सकती, लीस्ट लाइकली टू हैपन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्री डॉन लीफ वाटर पोटेंशियल डिक्लाइंस ओवर 7 डेज। उस टाइम पे वाटर पोटेंशियल जो है वो देखा गया, और देखा गया कि वो डिक्लाइन हो रहा है ओवर 7 डेज। क्या ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो देखेंगे हम। पहले नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। लीफ वाटर पोटेंशियल शोज डाययूरिनल साइकिल ऑफ हाइज एंड लोज। Root water potential falls below the leaf water potential at night, and root water potential fluctuates between day and night. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं मोस्टली एलिमिनेशन मेथड से काम करती हूँ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ चलती हूँ। तो आपके पास बी ऑप्शन में दिया है, लीफ का वाटर पोटेंशियल जो है डाययूरिनल साइकिल शो करेगा हाई एंड लो की। तो क्योंकि वाटर नहीं दिया गया, ट्रांसपिरेशन होगा दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे नहीं होगा या बहुत ज़्यादा लो होगा, तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशन होगी वाटर पोटेंशियल में लीफ के, और वो हाई और लो भी शो करेगा विद इन दैट 7 डेज ऑफ ड्यूरेशन। तो ये चीज़ जो है ये हो सकती है, बट दे आर आस्किंग अबाउट द लीस्ट लाइकली थिंग टू हैपन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता यहाँ पे। डी ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ बोला है रूट का जो वाटर पोटेंशियल है वो फ्लक्चुएट करता है डे एंड नाइट में, तो वो भी फ्लक्चुएट करेगा बिकॉज देयर इज़ नो वाटर रिमेनिंग इन दी सॉइल, या कुछ होगा भी तो 7 दिन तक नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा लंबा, तो वाटर पोटेंशियल रूट का भी फ्लक्चुएट करेगा। देखो, ज़्यादातर जो भी ऑप्शंस होते हैं ना, जो डिस्क्रीट चीज़ नहीं बता रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, वो ज़्यादातर ऑप्शंस जो होते हैं वो सही होते हैं। जो बिल्कुल डिस्क्रीट बता रहे होते हैं ना कि नहीं बिल्कुल ऐसा हो जाएगा या बिल्कुल वैसा हो जाएगा, वो वाले ज़्यादातर ऑप्शंस होते हैं जो गलत होते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है फ्लक्चुएट होता है, तो हाँ फ्लक्चुएट हो सकता है, इसकी भी वैल्यू चेंज होगी, जैसे कि लीफ के वाटर पोटेंशियल की हुई थी। लीफ के केस में वो ट्रांसपिरेशन की वजह से था, रूट के केस में वो वाटर जो अवेलेबिलिटी है सॉइल में उसकी वजह से होगा। सो दिस इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट द वन जो कि लीस्ट लाइकली है होने के।
तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे आंसर। देन वी हैव प्री डॉन लीफ वाटर पोटेंशियल डिक्लाइंस। सो हाँ, ये भी डिक्लाइन होगा क्योंकि ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है एंड वाटर भी नहीं है सॉइल के अंदर, तो ये वाली चीज़ भी करेक्ट है, बट नॉट द लीस्ट लाइकली टू हैपन। तो जो ऑप्शन बचता है आपके पास सी बचता है, जिसमें बोला गया रूट वाटर पोटेंशियल फॉल्स बिलो द लीफ वाटर पोटेंशियल एट नाइट। तो मैंने आपको बताया जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना ऑप्शंस, वो ज़्यादातर गलत होते हैं। जैसे ये बोल रहा है कि होगा ही होगा, वो उसके नीचे चला ही जाएगा, यानी लीफ का वाटर पोटेंशियल जो होगा उसके कंपैरिजन में रूट का वाटर पोटेंशियल नीचे ही रहेगा नाइट टाइम पे। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि लीफ और जो रूट का वाटर पोटेंशियल होता है उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस ही वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं ताकि रूट से वाटर लीफ तक जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है रूट का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, बल्कि क्या होता है कि रूट का हाई वाटर पोटेंशियल होता है एंड लीफ का जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है। और नाइट टाइम में ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा लो होगा, तो उसकी वजह से जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, बट इतना नहीं कि रूट वाटर पोटेंशियल ही नीचे चला जाए लीफ के, तो वाटर मूव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज द लीस्ट लाइकली टू हैपन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर हियर। Let's move on to the next question now. So the next question here is growth model for a population is this. We already know this formula, ecology में पढ़ाते हैं, where NT is the population at time t, N0 is the initial population, R is the per capita जो growth rate होता है, and how long does it take for the population number to double. So double होने का मतलब क्या है यहाँ कि NT जो होगा वो कितना हो जाएगा 2N0। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो फाइनल वाले जो पॉपुलेशन है वो डबल होनी चाहिए एज कंपेयर टू द इनिशियल पॉपुलेशन। सो दिस इज व्हाट वी नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच इज मेंशन्ड हियर। अब बोला है कितना टाइम लगेगा इसे ऐसा होने में, तो आपको टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, आपके पास फॉर्मूला ये गिवन है, यानी NT इज इक्वल टू N0 e की पावर में RT है आपके पास। दिस इज द थिंग दैट इज गिवन, ऑलरेडी गिवन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे मैथ्स में करते थे, ये जो हमें मिला है इसको जो गिवन है उसके अंदर डाल देंगे। तो 2N0 इज इक्वल टू N0 e की पावर में RT आ जाएगा, N0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सो 2 इज इक्वल टू e की पावर RT। अब e हमें हटाना है तो ln लग जाएगा, तो क्या होगा कि 2 ln 2 हो जाएगा और दूसरी साइड RT रहेगा। ठीक है, क्योंकि e हमने हटा दिया है। अब t निकालना है तो t कितना हो जाएगा ln 2/r। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो ये चीज़ बता रहा है, यानी t की वैल्यू ऐसा होगा, ये बता रहा है ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज़ द आंसर हियर। इस तरीके से सॉल्व करना होता है। बी के पार्ट बी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत लंबे नहीं होते, बहुत लेंदी नहीं होते, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपका। तो कोशिश करो पार्ट सी के क्वेश्चंस पहले करो, फिर पार्ट बी पे आओ, तो पार्ट बी के आंसर्स जो होंगे वो जल्दी आपको मिल जाएंगे। जैसे इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस रिलेटेड टू ब्लड ग्रुपिंग। सो ह्यूमंस के अंदर इफ बोथ द पेरेंट्स आर ऑफ ब्लड ग्रुप AB, सो दोनों पेरेंट्स जो हैं AB वाले हैं। मैं ज़्यादातर, आपको पता होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन रीड करते ही उसकी स्टेटमेंट लिख लेती हूँ शॉर्ट में, ताकि मेरे को फिर से रीड ना करना पड़े। ठीक है, देयर इज़ 1/4 प्रोबेबिलिटी दैट देयर ऑफस्प्रिंग विल बी ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 आपको गिवन है यहाँ, और एंड हाफ प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी AB। सो AB होने की हाफ प्रोबेबिलिटी है। इफ द कपल हैज़ 3 चिल्ड्रन हैं उनके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द चाइल्ड विल बी A और AB। सो कौन से होंगे, जो इनमें से दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी आपको जो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे कौन से A और AB वाले नहीं होंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द चाइल्ड, जो 3 थे उनमें से कोई भी A या AB वाला ना हो। तो इसे निकालने के लिए आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी नॉर्मल 1 के बराबर होती है नॉर्मली। सो यानी आप जो भी वैल्यू निकालोगे दैट वुड बी 1 माइनस। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A या AB नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो होगी 1 माइनस A और AB होने की प्रोबेबिलिटी। समझ आया?
तो 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो ए और ए बी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस ए की क्या थी 1/4 एंड जो ए बी था उसकी 1/2 थी। यानी अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी जो आपको निकालनी थी वो कितनी आएगी, 1 माइनस 3/4, इसका मतलब 1/4। क्लियर। बट ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई है, एक ही बच्चे की आई है। कितने थे, 3 थे, तो इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया था पहले ही। तो 3 थे, 3 के हिसाब से निकालोगे तो कितनी होगी, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, दैट इज 1/64। सो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए 1/64 आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ दी आंसर हियर। तो आपको सॉल्व करना बता रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है जो ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं, तो याद रखना किस तरीके से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इज आर सिलेक्टेड ट्री स्पीशीज़ के बारे में है। आपको ज़रूरी नहीं है आर सिलेक्टेड या फिर के सिलेक्टेड ट्री स्पीशीज़ ही बोले, एनिमल स्पीशीज़ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो जो है वो ऐड कर दूंगी, आई बटन जो होता है ऊपर उसमें ऐड कर दूंगी, तो देख लेना, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है आर एंड के सिलेक्टेड स्पीशीज़ के रिलेटेड। तो आपको बोला है कौन सा ट्रेट नहीं होगा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा आर सिलेक्टेड के लिए। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, mortality and reproduction are strongly dependent on population density, tend to occupy habitats that are unpredictable and or ephemeral, thrive in habitats where resource competition is low, and have superior capabilities to colonize new habitats। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी या ना भी देखी हो, देख लेना जाके, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ जो होती हैं वो अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे एकदम से कुछ चीज़ हुई, वो बिल्कुल बैरन हो गया है, तो वहाँ पे जो सबसे पहली स्पीशीज़ आएगी वो आर सिलेक्टेड आएगी। तो यानी ये तो इससे रिलेटेड है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिमिलरली क्योंकि वो नए जगह पे आई है तो वो सुपीरियर कैपेबिलिटीज़ उनके पास हैं, जिसकी वजह से वो न्यू हैबिटेट्स में कॉलोनाइज कर पा रही है, तो ये भी सही है। अब न्यू जगह पे आई है, कोई वहाँ पे स्पीशीज़ पहले से नहीं थी, यानी रिसोर्स का कंपटीशन भी नहीं होगा इतना ज़्यादा, तो इसीलिए रिसोर्स कंपटीशन भी लो है। ये सारे फीचर्स इसके हैं, बट क्या पूछा है, नॉट अ फीचर, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर हियर, बिकॉज आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ डेंसिटी इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स शो करती हैं। याद रखना, डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है, नॉट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वाली जो होती हैं वो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ होती हैं। इनके बीच में डिफरेंसेस का एक चार्ट है उस वीडियो में जो मैं बता रही हूँ, तो वो देखना, रेफर करना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट बी में ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको याद होगा तो क्लियरली कर पाओगे, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो अगर आपने मतलब थोड़ा सा भी पढ़ा होता, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको होती, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो गए होते। ये एक ही पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये सारे सॉल्व हो गए होते और कितने आपके मार्क्स बन चुके होते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, उसकी वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वो आप देख लेना। और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर लैकोपेरॉन इन ई कोलाई इज इनकरेक्ट। तो यहाँ इनकरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो आपको क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है, लैकोपेरॉन इज कंट्रोल्ड बाय लैक रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर प्रोटीन। Lactoperon is highly expressed only when both lactose and glucose are absent. Lactoperon is highly expressed only when lactose is present and glucose is absent. And in the presence of lactose, repressor cannot bind to the operator. तो ये पूरा लैकोपेरॉन का कॉन्सेप्ट है। लैकोपेरॉन के बारे में पढ़ा होगा तो आंसर कर पाओगे, वरना नहीं। बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, अगर थोड़ा भी आपको 12th लेवल से याद हो कि लैकोपेरॉन क्या था। तो लैकोपेरॉन जो था वो लैक्टोज को डिग्रेड करने वाला ओपेरॉन था, यानी लैक्टोज होगा तभी ये काम करेगा। तो आपको यहाँ बताया है कि व्हेन बोथ लैक्टोज एंड ग्लूकोज आर एब्सेंट देन इट इज हाईली एक्सप्रेस्ड, दिस कैन नॉट बी करेक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको सीधा बताया, 12th की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी ना तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कर पाओगे, तो आंसर शुड बी। ठीक है, लैक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों ही नहीं है, तो लैक्टोज ओपेरॉन एक्सप्रेस करवा के सेल क्या करेगा, क्यों एनर्जी वेस्ट करेगा उसे एक्सप्रेस करवाने के लिए।
ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन से एंजाइम्स बन रहे हैं यानी प्रोटीन बन रहा है, तो आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो क्या रिक्वायरमेंट है इतनी एनर्जी वेस्ट करने की अगर है ही नहीं लैक्टोज तो। ठीक है, तो दिस इज द आंसर हियर। बट फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, आपको बोला है हाईली एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज एब्सेंट। दिस इज करेक्ट बिकॉज लैक्टोज होगा तो ये एक्सप्रेस करेगा और ग्लूकोज नहीं होगा तो एक्सप्रेस करेगा। तो मैंने कुछ इसके बारे में पढ़ाया भी हुआ है, लैक्टोज और ग्लूकोज के लेवल फ्लक्चुएट होते हैं तो लैकोपेरॉन का एक्सप्रेशन किस तरीके से चेंज होता है। ओवरऑल इतना जान लो, ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड, तो सेल उसे यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा एज कंपेयर टू लैक्टोज विच इज अ डाइसेकेराइड। ठीक है, तो इसीलिए ग्लूकोज होता तो वो लैकोपेरॉन ऑफ रहता इवन इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोज की प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड करेगा उसका पूरा एक्सप्रेशन। देन लैक्टोज की प्रेजेंस जो होती है, लैक्टोज की प्रेजेंस में रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, दिस इज करेक्ट। देन लैकोपेरॉन इज कंट्रोल्ड बाय बोथ रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर, तो ये भी एक चीज़ जो एक स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। सो इनकरेक्ट पूछी थी तो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर हियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है मेरे पास आज आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना ताकि मैं पार्ट सी के क्वेश्चंस और भी क्वेश्चन वाली वीडियोस बनाऊं ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम है अभी आने वाला उसकी प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि अभी सिर्फ आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 महीना ही है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होती तो आप ये क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस देख के आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इवन इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस बाय योर ओन, आप इन वीडियोस को देख के भी वो सारी चीज़ें जो होंगी, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस जो होगी वो आपकी चलती रहेगी। Then we have this question, this is related to community। community किसका पार्ट है? इकोलॉजी का, तो इकोलॉजी का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको बोला गया है एक कम्युनिटी है वुडी प्लांट्स की, इज बीइंग शेप्ड बाय एनवायरमेंटल फिल्टरिंग। सो इवन इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज एनवायरमेंटल फिल्टरिंग, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बाय द स्टेटमेंट, बाय द वर्ड जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होने का मतलब क्या है? जैसे आप फिल्टर करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी पॉपुलेशन है या जो भी आपको मिलेगी रिजल्टेंट वाली वो रिड्यूस्ड मिलेगी एज कंपेयर टू द इनिशियल वन जो आपके पास ऑलरेडी थी। ठीक है, तो व्हाट विल बी द लाइकली लोकल स्पीशीज पूल ऑफ दिस कम्युनिटी इफ द रीजनल स्पीशीज पूल कंप्राइजेज ऑफ 60 स्पीशीज। सो अगर 60 स्पीशीज वहाँ पे थी तो लोकल स्पीशीज पूल में कितनी स्पीशीज रहेंगी आफ्टर एनवायरमेंटल फिल्टरिंग? तो एनवायरमेंटल फिल्टरिंग हो रही है तो इससे कम रहनी चाहिए, यानी रिड्यूस्ड होना चाहिए जो भी रिजल्ट आपके पास आना चाहिए। आपके पास ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? 100, 80, 120। हो ही नहीं सकता क्योंकि फिल्टर हो रहा है। ठीक है, फिल्टर होने का मतलब पॉपुलेशन बढ़ थोड़ी जाएगी, फिल्टर होने का मतलब घट जाएगी, तो आंसर शुड बी डी। सो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी सॉल्व करना। अगर आपको समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया हो तो एनवायरमेंटल फिल्टरिंग के बारे में आप सर्च करके पढ़ सकते हो, और बट वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। ये बहुत ज़्यादा एक आप बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन भी है। बहुत सारे प्रोफेसर्स बहुत सारी जगह पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे? आपको बोला है कि एक रिसर्चर है, ओवर एक्सप्रेस करता है फुल लेंथ जीनोमिक डीएनए ऑफ राइस, जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ राइस, जो कि ये इस जीन का है GAPDH जीन अंडर दी CAMV35S प्रमोटर इन दी ट्रांसजेनिक राइस। ठीक है, ये वाला प्रमोटर जो होता है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर होता है, मतलब हमेशा एक्सप्रेस करता रहता है। अगर आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फील्ड नहीं है फिर भी आपको ये याद रखना है। तो आपके पास क्या था? ये वाला प्रमोटर था 35S। सो ये प्रमोटर है और इस प्रमोटर के साथ आपने ये जीन लगा दी है जो कि है GAPDH वाली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेस करता है तो हमेशा ये वाली जीन का एक्सप्रेशन चलता रहेगा। ये आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से पता होना चाहिए था। सो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन विच वाज प्रोवाइडेड एंड दिस इज द इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूटिव वाली जो मैंने आपको बताई, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने,
Which one of the following options can be used to confirm transgenic lines using PCR? So whenever we are doing PCR, we have to check the whole construct कि वो गया भी है प्लांट के अंदर या नहीं गया है. तो कैसे चेक करते हैं? सबसे कॉमन चीज़, सबसे कॉमन क्वेश्चन, कैसे चेक करते हैं? प्रमोटर का फॉरवर्ड लेंगे, जीन का रिवर्स प्राइमर लेंगे. सो फॉरवर्ड प्राइमर यहाँ का होगा, रिवर्स प्राइमर यहाँ का होगा. दिस इज़ द कॉमन तरीका जो हम यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स को चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए यूजिंग पीसीआर. पीसीआर के लिए ये होता है क्योंकि प्राइमर्स हैं. ठीक है, तो आपको बोला है ऑप्शन यूजिंग एक्सोन स्पेसिफिक प्राइमर्स ऑफ GAPDH जीन. सिर्फ इससे करोगे तो सिर्फ GAPDH वहाँ है या नहीं वो पता चलेगा, बट क्योंकि वो जीन राइस का ही सीक्वेंस था जो आपने ट्रांसजेनिक राइस बनाने के लिए यूज़ किया, तो राइस के पास ऑलरेडी वो जीन होगी पहले से. सो उसका स्पेसिफिक प्राइमर करोगे यूज़ तो GAPDH से एम्प्लीफिकेशन आपको दिखेगी ही दिखेगी. इंट्रॉन स्पेसिफिक करोगे तो हो सकता है ना भी दिखे. ठीक है, तो इंट्रॉन स्पेसिफिक हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज देयर कैन बी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग और वो सारी चीज़ें हो सकती हैं. एंड फुल लेंथ जीनोमिक सीक्वेंस था तो सिर्फ इंट्रॉन्स को टारगेट करोगे तो वो भी सही नहीं है, आपको एक्सॉन्स भी देखने चाहिए. अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का यहाँ इशू नहीं होगा बिकॉज आप सीक्वेंस को चेक कर रहे हो जो आपका कंस्ट्रक्ट है उसका, बट ऐसे आपको बता रही हूँ. सी है एम्प्लीफिकेशन ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ GAPD जीन. सो सिर्फ प्रमोटर का करोगे तो वो भी सही नहीं है. एंड D इज़ द आंसर यूजिंग दिस promoter specific forward and gene specific reverse primer. This is the most common question जो ज़्यादातर पूछा जाता है PhD के एंट्रेंसेस वगैरह में भी आता है. मैंने 2-3 एंट्रेंसेस जो दिए थे उसमें आया था. नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन बट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक रीजन का जब 2-3 चीज़ें कनेक्टेड हैं तो एक फर्स्ट वाले रीजन का फॉरवर्ड और लास्ट वाले रीजन का रिवर्स यूज़ करते हो. बस ये देखना होता है कि बहुत लंबा फ्रेगमेंट ना बने, बहुत ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन ना हो क्योंकि वो जनरली एम्प्लीफाई नहीं होते रीजन्स. बट हाँ, मैंने एम्प्लीफाई करे हैं 6.5 kb के अराउंड भी, तो वो हो जाते हैं. तो वो आपको ध्यान रखना है, वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं. तो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो इसमें भी इनकरेक्ट आपको बताना है कि क्या है. मैं जनरली क्या करती हूँ ना, क्वेश्चन को स्किम करती हूँ, तो मैं पढ़ती नहीं हूँ पूरा. पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं मेन चीज़ें देखती हूँ और उसके अकॉर्डिंग आंसर करती हूँ. यहाँ पे दिया हुआ है जैसे प्लाज्मोडेस्माटा इनकरेक्ट बताना है, तो मैं सीधा ऑप्शन पढ़ने लग जाऊँगी. मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती क्वेश्चन को रीड करने में फुली. अगर आप इस टेक्निक से वाकिफ़ नहीं हो, आपको नहीं पता कैसे यूज़ करनी है, तो पूरा क्वेश्चन रीड करो, मैं ये बोलूँगी आपको, क्योंकि रीड करना ज़रूरी है. आप कुछ चीज़ें मिस भी कर सकते हो इस तरीके से, बट मैं आपको अपना आइडिया दे रही हूँ मैं कैसे करती थी. तो आपके पास ऑप्शन है, दे आर स्पेशलाइज्ड सेल टू सेल जंक्शंस, दे आर ओपन चैनल्स एंड दे कनेक्ट साइटोसोल ऑफ एडजेसेंट सेल्स. Plasma membrane of adjacent cells extend continuously through each plasmodesmata and plasmodesmata are extensions of chloroplast that interacts the cytosol of the adjacent cells. Chloroplast की extension नहीं होती. तो even if you are not from plant biology or botany background, you should know that plasmodesmata are comparable to the gap junctions which are found in the एनिमल सेल्स. सो एनिमल सेल्स के अंदर जो गैप जंक्शंस होते हैं उसके कंपैरेबल होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. तो ये किस चीज़ से बने होते हैं? ये बेसिकली बने होते हैं SCR जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी एक्सटेंशंस होती हैं ये. ठीक है, तो ये चीज़ बोलना कि ये क्लोरोप्लास्ट की एक्सटेंशन है गलत है, और क्योंकि आपको गलत ही बताना था तो दैट्स वाई D इज़ द आंसर हियर. Let's move on to the next question now. So this is the next question related to mammalian innate immunity and पूछा गया है कौन सा incorrect है. तो ज़्यादातर questions जो होते हैं ना वो इसी तरीके से start होते हैं, तो इसीलिए मैं skip कर देती हूँ इस part को, आप भी कर सकते हो. नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन इन्नेट इम्यूनिटी से रिलेटेड. तो मैंने इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं मेरे चैनल पे. अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैं उसे भी आई बटन में यहाँ पे अटैच कर दूँगी, आप देख सकते हो.
यहाँ पे बताया हुआ है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर PRR कंपोनेंट होते हैं इनेट इम्यूनिटी का। देन सीरम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी पार्ट होते हैं इनेट इम्यूनिटी का। इनेट इम्यूनिटी नैरो रेंज ऑफ स्पेसिफिसिटी शो करती है। ओनली वाले ऑप्शंस पहले भी बोला, जो स्ट्रिक्ट बोल रहे होते हैं ना नहीं ऐसा ही होगा, वो गलत ही होते हैं, ठीक है। तो ये उनकी तरह ही होता है जब बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और कुछ बोलेंगे नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, तुम इसे चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो ज़्यादातर गलत होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो ये ऑप्शन होता है ना जिसमें ओनली वर्ड आ जाता है या फिर स्पेसिफिकली आ जाएगा कि ये इसी चीज़ से रिलेटेड है, वो ज़्यादातर गलत होते हैं, याद रखना। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन आपको बोला है आउटकम ऑफ इनेट इम्यूनिटी इज रैपिड रिकॉग्निशन एंड फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजन। So narrow range of specificity is incorrect here because innate immunity जो होती है वो बच्चों में पाई जाती है। एंड आपको पता है कि बच्चों में जो इम्यूनिटी होती है, जो स्टार्टिंग की स्टेजेस होती हैं लाइफ की, उसमें इनेट इम्यूनिटी होती है आपके पास, और वो स्पेसिफिक नहीं होती कि भाई स्मॉल पॉक्स होगा तो उसी के वायरस को मारने के लिए बनी है, या चिकन पॉक्स होगा उसी के लिए बनी है, स्पेसिफिक नहीं होती है। देयर इज़ अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्पेसिफिसिटी, नॉट अ नैरो वन। सो नैरो नहीं होती है, ब्रॉड होती है, बहुत सारी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो दैट्स वाई दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर एंड दैट्स वाई इट इज द आंसर। Next question. I think this is the last question for today's class. So this is related to GC80 वाला कंटेंट जो DNA का होता है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता ही आता है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ। तो आपको पता होना चाहिए वो जो रूल होता है शैरगैफ्स रूल, जिसके अंदर बताया जाता है कि A जो है T के बराबर है, G जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से C के ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड विद C, एंड दोनों इक्वल होते हैं। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है कि DNA मॉलिक्यूल है जो mRNA बनाएगा बाय RNA पॉलीमरेज एंड बेस कंपोजिशन ऑफ दिस टेम्पलेट इज दिस। सो इसके बेसिस पे आपको बेस कंपोजिशन बनानी है ऑफ द RNA की क्या होगी, बिकॉज द DNA इज एक्टिंग एज अ टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट के थ्रू जो होता है वो RNA बनता है। तो जो RNA बनेगा दैट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द स्ट्रैंड ऑफ द DNA. Now it should be complementary, that means if there is G in the DNA there should be C in the RNA. So if the G content is 24.1% in the template DNA, there should be 24.1% C in the case of RNA. सिमिलरली C अगर DNA का 18.5% है तो दिस शुड बी इक्वल टू G परसेंटेज जो आपको RNA में मिलेगी। सो दिस इज रिलेटेड टू RNA जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड A शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू U, ठीक है, और U आपको सब में दिया ही हुआ है, तो यानी आप सही कर रहे हो, सही जा रहे हो। तो ये होगा 24.6%, एंड T जो होता है वो A से बाइंड करेगा तो A का कंटेंट 32.8% होगा। सो A जो होगा वो 32.8% होगा, इसी में दिया हुआ है, तो C इज द आंसर, ठीक है। बाकी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्यों नहीं होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ऐसी वीडियोस और आएंगी जिसमें आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर पाओगे, तो आपको सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं कैसे नहीं। ये पार्ट B था, पार्ट C के क्वेश्चंस भी आएंगे और पार्ट B के और भी क्वेश्चंस आएंगे। सो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आएंगी एवरी वीक, तो प्लीज़ वो वीडियोज़ ज़रूर देखना। इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू दी वीडियोज़ जो कोई सब्जेक्ट या टॉपिक स्पेसिफिक हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग वाली ज़रूर देखना, ये आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और प्लीज़ देखना, आपका जो एग्ज़ाम है जो अगले महीने है जुलाई के एंड में, अराउंड 28-29 कुछ ऐसी डेट्स मेंशन थी, सो वो ज़रूर क्लियर होगा। क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करो, कंटेंट आपको क्लियर करना है, अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है, बट साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक पढ़ लिया और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़े टॉपिक्स पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व साथ साथ में करते रहो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।